नमस्कार, मेरा नाम है आदिति सिंह और आपका स्वागत है नेक्स्ट जेन भारत में। अगर कोई आपसे पूछे कि ड्रोन इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाया जाए, तो जवाब सिर्फ ड्रोन उड़ाना नहीं होगा। आज इस इंडस्ट्री में ड्रोन बनाने वाले, उन्हें रिपेयर करने वाले, मैपिंग करने वाले और नई टेक्निक्स को बनाने वाले युवाओं की भी बहुत बड़ी डिमांड है। केरलम में इसी बदलते इकोसिस्टम की एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिली है, तो आइए चलते हैं केरलम। आज देश भर में ड्रोन तकनीक तेजी से नई पहचान बना रही है। इसके साथ ही ये इंडस्ट्री युवाओं के लिए रोजगार और नए करियर के अवसर भी तैयार कर रही है। इसी बदलाव की एक शानदार तस्वीर केरलम में देखने को मिलती है। यहाँ का एक युवा स्टार्टअप विशेष रूप से कृषि और स्मार्ट फार्मिंग के लिए स्वदेशी तकनीक से लैस आधुनिक ड्रोन विकसित कर रहा है। ये ड्रोन खेतों में सटीक तरीके से कीटनाशकों का छिड़काव करने और फसलों की निगरानी जैसे काम करते हैं। सिर्फ ड्रोन बनाना ही नहीं, ये स्टार्टअप देश भर के सैकड़ों युवाओं को DGCA से मान्यता प्राप्त कमर्शियल ड्रोन पायलट बनने की पेशेवर ट्रेनिंग भी दे रहा है। यही वजह है कि यहाँ ड्रोन सिर्फ नई तकनीक नहीं, बल्कि युवाओं के लिए नए अवसरों की उड़ान भी बन रहे हैं। Right now we have completed around 650 plus training. We have trained 650 plus students, and we have 100 plus drones to consumers, agricultures, and manufacturing sectors, and we have a tie-up with more than 20 companies in and around of pan-India. लेकिन ड्रोन की असली ताकत सिर्फ उड़ने में नहीं, बल्कि उस जानकारी में है जो वो आसमान से जुटाता है। केरल का एक और स्टार्टअप यही कर रहा है, जो ड्रोन को GIS यानी डिजिटल मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों से जोड़ रहा है। इसकी मदद से दूर दराज इलाकों का सटीक सर्वे, सड़कों और पुलों जैसी परियोजनाओं की निगरानी, सरकारी योजनाओं की मैपिंग और रिसर्च का काम पहले से कहीं ज्यादा तेज और आसान हो गया है। यही युवाओं को सिर्फ ड्रोन उड़ाना ही नहीं, बल्कि उसे बनाना, उसकी मरम्मत करना और इस आधुनिक सॉफ्टवेयर के साथ काम करना भी सिखाया जाता है, ताकि वो इस तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। Taking a 5 days course doesn't mean that he is a pro in drone flying. So the thing is, like, he need to be very efficient with the skill sets, like the drone building, drone repairing side, drone survey side, inspection side, agriculture side. So there are so many applications right now, and like we are giving training to the specific things. Plus, like, we are collaborating with Adhiran Aerial Innovations for giving the drone license also. ड्रोन की ये उड़ान सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों की भी है। आज कई युवा इसे अपने करियर के रूप में अपना रहे हैं। इन्हीं में से एक है इशाइल। यहाँ उन्हें सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि मैदान में ड्रोन उड़ाने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यानी सीखने के साथ साथ वो हर दिन भविष्य के ड्रोन प्रोफेशनल बनने की तैयारी कर रही हैं। I'm a student for a 6-month diploma course, and each month they are teaching us something new. So for the first month, they have been teaching us the cinematography part of the drones, and for that next, right now I'm learning FPV classes. So it's very nice because I'm learning each and every part of the drones, like how to build a drone and how to fly a drone. There are practical sessions, there are simulator sessions. ड्रोन की ये उड़ान अब खेतों तक पहुंच चुकी है। नई तकनीक के साथ किसान भी स्मार्ट खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। केरलम के अनानास किसान पीटर थॉमस इसकी एक मिसाल है। वर्षों से खेती कर रहे पीटर अब ड्रोन चलाना सीख रहे हैं, ताकि खेतों की मैपिंग, फसलों पर स्प्रे और निगरानी जैसे काम कम समय, कम लागत और ज्यादा सटीक तरीके से कर सकें। ഞാൻ പഴന്തോട്ടത്ത് താമസിക്കുന്നു. എനിക്ക് പൈനാപ്പിൾ കൃഷിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള കൃഷി. അത് ഒരു 5 ഏക്കറോളം ഞാനത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോണിൻ്റെ ഒരു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ വളരെ ലാഭകരമായിട്ട് തോന്നി. സമയം, പൈസയും എല്ലാം ലാഭകരമായിട്ട് തോന്നി. എന്തായാലും ഞാനതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. വളരെ എഫക്റ്റീവായിരുന്നു. हवा में उड़ता हर एक स्वदेशी ड्रोन आज सिर्फ आसमान नहीं नाप रहा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान को भी ताकत दे रहा है। जहां युवा इनोवेशन कर रहे हैं, नई तकनीक बना रहे हैं और अपने लिए नए करियर के रास्ते खोल रहे हैं। यही बदलाव भारत को ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक मजबूत वैश्विक पहचान दिला रहा है।
हमारे मेडिकल साइंस आज पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। देश के युवा साइंटिस्ट ऐसी नई टेक्निक्स पर काम कर रहे हैं जो फ्यूचर में कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज बेहतर बना सकती है, डायबिटीज़ के कारण होने वाली मुश्किलों को कम कर सकती है और इलाज को पहले से और भी ज़्यादा आसान बना सकती है। तो आइए चलते हैं पुणे और देखते हैं ये नई सोच। पुणे स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी IISER का अटल इंक्यूबेशन सेंटर आज देश में विज्ञान आधारित स्टार्टअप्स और रिसर्च को नई दिशा दे रहा है। यहाँ युवा वैज्ञानिक ऐसी तकनीकों पर काम कर रहे हैं जो सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले देखिए ये खास मेडिकल ड्रेसिंग। डायबिटीज के मरीजों के घाव अक्सर देर से भरते हैं, जिससे संक्रमण और इलाज का खर्च दोनों बढ़ जाते हैं। इसी चुनौती का समाधान खोजते हुए यहाँ के युवा वैज्ञानिकों ने समुद्री जीवों के कवच से एक प्राकृतिक पदार्थ तैयार किया है, जिससे बनी ये विशेष पट्टी घावों को तेजी से भरने में मदद करती है और इलाज को अधिक किफायती बना सकती है। इसके बाद यहाँ एक और बेहद महत्वपूर्ण तकनीक विकसित की जा रही है, जो कैंसर के इलाज के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ के युवा वैज्ञानिक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिसमें कैंसर की दवा सिरिंज के जरिए शरीर में इंजेक्ट की जाएगी। ये तकनीक दवा को सीधे कैंसर कोशिकाओं तक पहुँचाने की एक कोशिश है, ताकि शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को कम नुकसान पहुँचे और इलाज पहले से ज्यादा सटीक बने। डायरेक्ट ड्रग डालने पे बॉडी में बहुत जगह पे हार्म्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे टेक्निक से ये होता है कि वो जहाँ भी हमारे अगर इनकेस हमारे सेल्स या बॉडी में जाएगा तो बोलते कि ब्लड स्ट्रीम्स या कई जगह पे हार्म नहीं करेगा। जहाँ पे उससे जाके कैंसर सेल्स को मारना है वो वहीं मारेगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ एक और आविष्कार हुआ है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली माइक्रोस्कोप के रूप में। ये कोई साधारण लेंस वाला माइक्रोस्कोप नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी मशीन है जो मौजूदा तकनीकों से 100 गुना ज्यादा संवेदनशील है। ये मशीन इतनी एडवांस है कि ये शरीर के सबसे छोटे कणों यानी परमाणुओं और अणुओं को न सिर्फ बिल्कुल साफ देख सकती है, बल्कि सुई की नोक जैसी बारीक तकनीक से उन्हें छूकर उनके अंदर की मामूली हलचल और बीमारी को भी भांप सकती है। Atomic force microscope on the other hand can resolve things with precision of nanometers or resolution of nanometers. This means that it can actually see atoms and molecules, and it can also push on these atoms and molecules and measure the resulting deformation that are produced in such a small entities. लेकिन किसी भी नई खोज की असली सफलता तभी होती है जब वो प्रयोगशाला से निकलकर लोगों तक पहुंचे। यही जिम्मेदारी निभा रहा है ये अटल इंक्यूबेशन सेंटर। यहाँ वैज्ञानिकों और युवा स्टार्टअप्स को सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि उनकी तकनीक को उद्योग, निवेशकों और बाजार से जोड़कर आम लोगों तक पहुँचाने में भी मदद की जाती है। विज्ञान की असली ताकत सिर्फ नई खोज करना नहीं, बल्कि उसे लोगों की जिंदगी आसान बनाने तक पहुंचाना है। पुणे का ये इंक्यूबेशन सेंटर इसी सोच के साथ काम कर रहा है, जहां युवा वैज्ञानिकों के आइडिया प्रयोगशाला से निकलकर स्टार्टअप्स और फिर समाज तक पहुंच रहे हैं। यानी आज का भारत सिर्फ विज्ञान में शोध नहीं कर रहा, बल्कि विज्ञान को समाधान में बदलकर भविष्य की नई तकनीकों का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़े खिलाड़ी सिर्फ टैलेंट से नहीं बनते, उन्हें तराशने के लिए सही कोच, बेहतरीन सुविधाएं और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। आज देश में ऐसे कई खेल केंद्र तैयार हो रहे हैं जहां पैरा एथलीट से लेकर युवा खिलाड़ियों तक हर सपना नई उड़ान भर रहा है। तो आइए देखते हैं कैसे ये सेंटर भारत के अगले अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन तैयार कर रहे हैं। जो मुश्किलें पैरों की रफ्तार रोक दे, वे हौसलों की उड़ान नहीं रोक सकती। मिलिए राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना से, जिन्होंने देश के पैरा खिलाड़ियों की तकदीर बदलने की ठानी। जब सामान्य अकादमियों में इन खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, तो उन्होंने भारत की पहली प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन अकादमी बना डाली, जहां आज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और पैरा खिलाड़ियों के अनुरूप
आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। खेल और समाज में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री और सर्वश्रेष्ठ कोचिंग के लिए सर्वोच्च द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। आज उनका एक ही लक्ष्य है, भारत से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता तैयार करना। ये एकेडमी एक इकोसिस्टम ऐसा है कि यहाँ पर हर एक भारत के भिन्न भिन्न कोनों से खिलाड़ी आते हैं, रहते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि उस खिलाड़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता ही बनाकर यहाँ से वो जाए, और ऐसा हो भी रहा है। आज इस अकादमी से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकल चुके हैं। इन्हीं में से एक हैं पलक कोहली। जन्म से उनका एक हाथ नहीं था, लेकिन हौसले कभी कम नहीं हुए। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई कर इतिहास रचा और ऐसा करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। There are a lot of top athletes and not elite athletes who are world number 1, 2, 3. They are training in Lucknow. So when my father had a talk with sir, we made a plan to shift to come to Lucknow. And in 2019, I started out with my journey over here, learning how to hold a racket, and today I am here. इस अकादमी की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ का पूरा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। एडवांस व्हीलचेयर, वुडन कोर्ट, ऑटोमेटिक शटल फीडिंग मशीन, जिम, स्विमिंग पूल, रिकवरी सेंटर और हॉस्टल जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध हैं। यही वजह है कि आज देश भर के पैरा खिलाड़ी यहाँ आकर विश्व स्तर की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे सोना बाथ, आइस बाथ, लाइक स्विमिंग पूल एंड ऑल। और ट्रेनिंग से सर जैसा शेड्यूल बनाते हैं तो हम लोग उस हिसाब से डेली ट्रेनिंग करते हैं। और अभी रिसेंटली मैं वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट्स गेम खेलने गया था। किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती, बल्कि एक माहौल होता है जो उसे ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है, और इस एकेडमी में वही माहौल नजर आता है। अब हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां की खारून नदी के पास स्थित एक ऐसा वॉलीबॉल का मैदान है जो आज राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए अवसरों का नया केंद्र बन चुका है। रायपुर नगर निगम द्वारा बेहतरीन कोर्ट के साथ तैयार किया गया ये मैदान दिन रात नई खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम कर रहा है। समय समय पर इस कोर्ट पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। खेल में हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन खेल का असली मकसद होता है अनुशासन, संघर्ष और उनके सपनों को उड़ान देना। रायपुर का ये मैदान, जहां पर हमारे पीछे लड़के और लड़कियां मिलकर वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आज ये जगह, ये मैदान इन्हीं लोगों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवा रहा है। हर शाम यहाँ दर्जनों युवा खिलाड़ी घंटों अभ्यास करते हैं। इन्हीं में से एक हैं निकिता टोप्पो, जो लगातार मेहनत के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने और एक दिन भारत की जर्सी पहनने का सपना देख रही हैं। मैं अभी सिर्फ टूर्नामेंट खेली हूँ, स्कूल टूर्नामेंट्स खेली हूँ, ग्राउंड की तरफ से टूर्नामेंट गई हूँ, और अभी डिस्ट्रिक्ट का हुआ था वहाँ भिलाई में, वहाँ गई हूँ। निकिता जैसी कई प्रतिभाओं के पीछे अनुभवी कोचों का वर्षों का अनुभव और लगातार मार्गदर्शन भी है। यहीं से खिलाड़ियों में अनुशासन, आत्मविश्वास और बड़े मंच तक पहुंचने का विश्वास पैदा होता है। ये बच्चे छोटे हैं, छोटे पौधे की तरह हैं। इनको मैं पानी देता हूँ, खाद देता हूँ, इनको बहुत बड़ा दरख्त बनाना है, और इनके लिए सुबह शाम दोपहर जितना भी मेरे से हो सकता है मैं पूरा अपना एफर्ट्स लगाता हूँ। आज देश में खेल सिर्फ मेडल जीतने का जरिया नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को नई पहचान देने का माध्यम बन रहा है। लखनऊ की पैरा बैडमिंटन अकादमी हो या रायपुर का आधुनिक वॉलीबॉल कोर्ट, ऐसे खेल केंद्र नई पीढ़ी को अवसर, विश्व स्तरीय सुविधाएं और बड़े सपने देखने का आत्मविश्वास दे रहे हैं। यही मजबूत खेल संस्कृति आने वाले भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रही है।
आज का यूथ ट्रेंड सेटर बन गया है। फैशन की दुनिया में सस्टेनेबिलिटी, लोकल हैंडलूम और जिम्मेदार खरीदारी जैसी सोच तेजी से आगे बढ़ रही है। मिजोरम के कुछ स्टार्टअप्स इसी बदलाव का चेहरा बनकर उभरे हैं, जो ट्रेडिशनल बुनाई को मॉडर्न फैशन से जोड़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं मिजोरम और देखते हैं कैसे ये फैशन के साथ साथ सोच भी वहां बदल रही है। आज फैशन सिर्फ स्टाइल तक सीमित नहीं है। आज देश का युवा अब ऐसे कपड़ों को पसंद कर रहा है जो खूबसूरत होने के साथ साथ टिकाऊ भी हों। इसी सोच के साथ मिजोरम में कई युवा स्टार्टअप्स पारंपरिक बुनाई, स्थानीय संसाधनों और आधुनिक डिजाइन को मिलाकर सस्टेनेबल फैशन की नई पहचान बना रहे हैं। क्या फैशन सिर्फ एक ट्रेंड हो सकता है या बदलाव की एक वजह भी? मिजोरम में आज सस्टेनेबल फैशन बेस्ड स्टार्टअप्स धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहे हैं। ट्रेडिशनल मिजो हैंडलूम और लोकल फैब्रिक को मॉडर्न डिजाइन्स के साथ ब्लेंड करके ये स्टार्टअप्स आज बैग्स, एक्सेसरीज जैसे प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। मिलिए आइजोल की रिनी राल्टे से, जिन्होंने साल 2022 में सस्टेनेबल फैशन को अपना मिशन बनाकर ये स्टार्टअप शुरू किया। यहाँ जो टी शर्ट, बैग और दूसरे लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, वो बांस के रेशों और रिसाइकल्ड फैब्रिक से तैयार किए गए हैं। बदलते दौर में खासकर युवा अब सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि उनके कपड़े पर्यावरण के लिए कितने जिम्मेदार हैं। यही सोच इस स्टार्टअप को नई पहचान दे रही है। When we have younger customers coming in, then they usually look at what type of fabrics we're using, what type of fabrics we're using, and like if it's sustainable, what type of raw materials we're using, the lining and everything, and then how we work with our artisans and all. They are starting to understand that a bit. रिनी के इस स्टार्टअप का सबसे बड़ा असर गांव में दिखाई देता है। कई स्थानीय महिलाओं, खासकर सिंगल मदर्स को घर बैठे काम मिल रहा है। उन्हें सिलाई का पूरा सेटअप दिया गया है, जहां वे रिसाइकल्ड फैब्रिक से आधुनिक परिधान तैयार करती हैं। इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। अटंग हियन कंचुंग खो सकते पोही अलो फुई सुई सोट वे त एम चुआनिन हे कफाते थेंगिन अनसिर नते हेंग जोंग जोंग हे कतुम वे थेता अनि चुआनिन कपुआन थुइना अवांग हियानिन तिल तंगपो थोकलविन कफाते के एनकोल वे थेता नि मिलिए लालरिन फेला से, जिन्होंने साल 2019 में अपना सस्टेनेबल फैशन स्टार्टअप शुरू किया। उनकी सोच सिर्फ कपड़े बनाना नहीं, बल्कि मिजो संस्कृति को आधुनिक फैशन के जरिए नई पहचान देना है। यहाँ पारंपरिक मिजो हैंडलूम और हाथ से बुने कपड़ों को आधुनिक डिजाइन और वेस्टर्न स्टाइल के साथ तैयार किया जाता है, ताकि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ी रहे और उसे वैश्विक मंच तक भी पहुँचाया जा सके। There is no electricity or power using in the handloom we use. It is the most traditional way, and it was all done by the man or woman. It was all done by weaving in hand. It is very eco-friendly practice as well. इन कपड़ों के पीछे सिर्फ डिजाइन नहीं, बल्कि कई कारीगरों की मेहनत छिपी होती है। स्थानीय महिलाएं हाथ से कपड़ा बुनती हैं, फिर उसी फैब्रिक की कटिंग, सिलाई और फिनिशिंग इसी यूनिट में होती है। इससे पारंपरिक बुनाई की कला भी सुरक्षित रह रही है और स्थानीय परिवारों को सम्मानजनक रोजगार भी मिल रहा है। अगर आपके पास नई सोच हो तो जंगल भी रोजगार बन सकता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक युवा ने यही करके दिखाया है। गांव की खूबसूरती, स्थानीय संस्कृति और प्रकृति को जोड़कर उसने एक ऐसा कम्युनिटी टूरिज्म मॉडल बनाया है, जिसने पूरे गांव को नई पहचान दी है और नई कमाई भी दिलाई है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस शानदार पहल तक। चारों तरफ फैले घने और ऊंचे जंगल, शांत नदियां और हवा में तैरती मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, ये छत्तीसगढ़ के
बस्तर जिले का एक खूबसूरत गांव है धुड़मारास। हम आपको मिलाने लाए हैं इसी गांव के 31 वर्षीय युवा मान सिंह बघेल से, जिन्होंने इस गांव की इसी हरियाली और खूबसूरती को यहाँ के युवाओं के रोजगार और आत्मनिर्भरता का जरिया बना दिया है। दरअसल कुछ साल पहले तक यहाँ रोजगार के अवसर बेहद कम थे। युवा काम की तलाश में गांव छोड़ रहे थे। तब मान सिंह ने गांव के घरों को होम स्टे में बदलने का विचार रखा और धीरे धीरे पूरे समुदाय को इससे जोड़ दिया। आज यही गांव पर्यटकों की पसंद बन चुका है और कई परिवारों की आजीविका इसी सामुदायिक पर्यटन से चल रही है। गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार दे और गांव की मतलब विकास करें और लोगों को मतलब यही रहे कि उनकी जो दिनचर्या करे, क्योंकि बीवी बच्चे सारे लोग को छोड़ के जाते थे तो वो चीज को भी रोकना था। तो हम पूरे गांव के लोग को रोक के यहाँ पे वो कर रहे हैं। आज इस पहल से सिर्फ होम स्टे ही नहीं बल्कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्था बदल रही है। कोई पर्यटकों के लिए स्थानीय भोजन तैयार कर रहा है, कोई होम स्टे चला रहा है, तो कोई बस्तर की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं से पर्यटकों को परिचित करा रहा है। इस सामुदायिक मॉडल से गांव के लोगों की आमदनी बढ़ी है और गांव की पहचान भी। लोग आ रहे हैं, जितना पैसा एक दिन का बन रहा है तो उसमें से क्या 50% जो है ना, हम लोग एक ग्राम सभा जो संचालित कर रहा है इसको, तो उसके नाम से हम लोगों का एक खाता भी है ना। तो वहाँ से 50% जो है ना ग्राम सभा के कॉस्ट में हम लोग जमा करते हैं और 50% जो है ना काम करने वाले जो है ना उनको मिलता है। तब से क्या है, हम लोगों को इनकम यहाँ पे आने लगा, लोगों तक पैसा पहुँचने लगा। तब क्या लोगों का बाहर जाना, प्लान करना, ये सारा चीज़ रुक गया। लेकिन मान सिंह का विजन सिर्फ होम स्टे तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने स्थानीय बांस से पारंपरिक नावें तैयार कराईं और गांव में कायाकिंग जैसी गतिविधियों की शुरुआत की, जो आज यहां आने वाले पर्यटकों का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुकी है। यानी गांव की प्रकृति और स्थानीय संसाधनों को ही उन्होंने पर्यटन का आधार बना दिया। लेकिन ये टूरिज्म ये दिखाता है कि कैसे अगर अपने पास सोच हो और जगह हो तो उसे टूरिज्म हब बनाया जा सकता है। आज इस गांव के लगभग 40 से 50 परिवार इस टूरिज्म से जुड़े हैं और उनके लिए एक रोजगार का जरिया भी है। इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ पर्यटन सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि पूरे गांव की साझी भागीदारी है। आज कई पर्यटक यहाँ सिर्फ घूमने नहीं बल्कि बस्तर की संस्कृति, प्रकृति और स्थानीय जीवन को करीब से महसूस करने आते हैं। यहाँ के ट्राइबल लोग जो है, यहाँ के विलेज वाले जो है, उन्होंने ये सब सिस्टम बनाया हुआ अपने अर्निंग के लिए पर्सनल, जिससे क्या पर्यटक आ भी रहे हैं यहाँ पर। जैसे हम भी सुन के ही आए कैसा है करके, और हमने यहाँ पर राफ्टिंग भी की और बड़ा मजा आया। बदलाव की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मिलिए शोधकर्ता दीप्ति कुमारी से, जो आदिवासी गांवों में रहकर वहां की सदियों पुरानी संस्कृति, परंपराओं और कला पर रिसर्च कर रही हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ दस्तावेज तैयार करना नहीं बल्कि इस विरासत को दुनिया तक पहुंचाना और इसे पर्यटन एवं आजीविका से जोड़ना है। बस्तर ट्राइबल होम स्टे से जुड़ने के बाद पर्यटन क्षेत्र में भी मैंने काम किया, तो इसके चलते ये हुआ कि जो विदेशी पर्यटक आते हैं तो वो अच्छे से डीपली इस पूरे हमारे आदिवासी संस्कृति को वो जानना समझना चाहते हैं। तो चूंकि एज अ रिसर्चर मैं बहुत अच्छे से उनको समझा पाती थी, तो एक तो ये हेल्प हुआ कि मेरा जो रिसर्च है वो उनको समझाने में, बस्तर से मिलाने में एक सहयोगपूर्ण रहा। इस बदलती तस्वीर का नतीजा है कि आज इस गांव को न सिर्फ सरकार द्वारा उत्कृष्ट पर्यटन ग्राम पुरस्कार प्राप्त हुआ है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने भी इसे दुनिया के बेहतरीन पर्यटन गांवों की सूची में शामिल किया है। यानी एक युवा सोच ने न सिर्फ इस गांव में रोजगार बढ़ाया बल्कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई।
तो आज के शो में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।